ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट MCQs ऑन रेशियो एनालिसिस। एज यू ऑल नो देयर आर 4 टाइप ऑफ रेशियोज: प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज एंड एक्टिविटी रेशियो। सो वी आर स्टार्टिंग विथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो पहले हम करेंगे इसके थियोरी के इम्पॉर्टेंट MCQs। फ्रॉम द फॉलोइंग विच रेशियो इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में क्या चीज़ नहीं है? नॉट। ओके, सो आपको ये पता है ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, नेट प्रॉफिट, ये सब इसका पार्ट है। बट प्रोप्राइटरी रेशियो जो है ये हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज में आती है। सो ये इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो। ये किसकी रेशियो होती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस एंड नेट रेवेन्यू, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग। तो ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट रेवेन्यू, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड नेट रेवेन्यू। सो हमें इसमें देखना है कि इसमें ये होगी हमारी सी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। मतलब इसमें हम ऑपरेटिंग रेशियो में एक्चुअली टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है, जो कॉस्ट ऑफ सेल है, उसमें हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी ऐड करने पड़ते हैं। सो ये रेशियो होती है इन दोनों की, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विद रेशियो टू नेट रेवेन्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, Young India Limited has an operating profit ratio of 20%. To maintain this ratio at 25%, दैट मीन्स आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी की रेशो को इंक्रीज़ करना चाहते हो। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की रेशो में आपका न्यूमरेटर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स, ठीक है ना, इनटू 100। तो अगर ये रेशो इंप्रूव करनी है, इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसके न्यूमरेटर को बढ़ा दो। अब इसमें जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये क्या होगा आपका? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करते हो ना, ये आ जाता है आपके पास नेट सेल्स। तो अगर हम इसका न्यूमरेटर इंक्रीज़ कर पाते हैं तो हमारी रेशो जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब न्यूमरेटर इंक्रीज़ करने का मतलब है सेल्स पॉजिटिव में है तो सेल इंक्रीज़ करो और जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करो। या तो आप कॉस्ट कम कर दो तो भी न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, या आप सेल इंक्रीज़ कर दोगे तो भी आपका न्यूमरेटर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो या तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सेलिंग प्राइस और हम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, या हम ये दोनों पैरेलल भी कर सकते हैं कि एक तरफ हम सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ करें और दूसरी तरफ कॉस्ट कटिंग करें। सो ऑल 3 मेथड्स आर देयर जिससे हम अपनी ये रेशो इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इसमें करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट रेशो है विच रेशो मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट और सेल की रेशो होती है ऑपरेटिंग रेशो, ठीक है। सो इसमें हम लेंगे सी एज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मेजर्स। जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हैं मेजरली वो सेल्स के साथ रिलेशनशिप मेजर करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही आपकी आउट हो गई। अब आपको क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो निकालनी है तो आपको रिलेशन लेना होगा ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स का। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच रेशो मेजर्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। अब एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि एंटरप्राइज में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, मतलब हमने एंटरप्राइज में कितनी इन्वेस्टमेंट की है, कितना पैसा लगाया है और उसके बदले में हमें क्या रिटर्न मिल रहा है, ठीक है ना। अगर आप कोई बिज़नेस भी शुरू करते हो तो आप सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते हो कि मैंने आपको सपोज़ 10 लाख रुपीज़ दिए कि चलो इससे तुम बिज़नेस करो। अब आप उसमें से कुछ पैसा में भी गुड्स के सेल परचेज में लगाते हो, कुछ पैसा में आप इन्वेस्ट कर देते हो कहीं और, है ना। सो जब मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस पूछूंगी कि आपने काम कैसे किया तो उसमें सब तरह के रिटर्न्स आएंगे। सो ओवरऑल मैंने कितना पैसा लगाया और मैंने कितनी रिटर्न लिया, ये होता है रेशो ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशो है 30%। अगर हम अपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लें, सो नेट प्रॉफिट रेशो होती है रेशो ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल्स। नाउ इफ़ यू रिकॉर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग मतलब इस ईयर के एक्सपेंसेस हैं, आपने अभी पे नहीं किए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके प्रॉफिट्स को कम कर देंगे। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ माइनस होंगे। डिनोमिनेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेल में कुछ नहीं है। तो अगर हमारा न्यूमरेटर रिड्यूस हो गया तो हमारी रेशो पे क्या इफेक्ट जाएगा? न्यूमरेटर कम तो रेशो भी कम, सो डिक्रीज़ हो जाएगी रेशो। नेक्स्ट है विच रेशो मेजर्स द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज। नाउ एफिशिएंसी
और परफॉर्मेंस में फ़र्क होता है। प्लीज़ अंडरस्टैंड, परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि ओवरऑल हमारा काम कैसा है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो कितना एफिशिएंट है। तो जो हमारा बिज़नेस है उससे हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो एफिशिएंसी का मेजर होता है। ओके, सो एफिशिएंसी मेजर होती है बिज़नेस के प्रॉफिट से। तो इसमें हमारा जो मेजर होगा वो होगा नेट प्रॉफिट रेशो। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। Now, as a shareholder of Swasth Limited, mention 2 ratios that you need to compute to examine whether your decision is correct or not. आप शेयर होल्डर का मतलब हो जाता है आप ऑनर हो। तो अगर आपने एज एन ऑनर किसी कंपनी में पैसा लगाया है तो आप किस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे? आप कंपनी के ओवरऑल एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस दोनों पे ही आपको देखना पड़ेगा। सो एफिशिएंसी का मेजर होता है नेट प्रॉफिट रेशो और इसकी परफॉर्मेंस का मेजर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लो आपने कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, कंपनी को अभी उतने पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा कंपनी में एज इट इज़ पड़ा हुआ है, तो वो उसको कुछ भी अर्न नहीं करके दे रहा, ठीक है, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो गई ना, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। सो जब हम एज एन ऑनर देखते हैं तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम जो काम कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, वो कितनी एफिशिएंटली कर रहे हैं, मतलब कितना कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रॉफिट ले पा रहे हैं और हमारे ओवरऑल पैसे की रिटर्न क्या है, दैट इज़ परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। सो इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशो ऑफ अ कंपनी इज़ 80%। परचेज ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट विल इंक्रीज द रेशो, डिक्रीज द रेशो, नो इफेक्ट ऑफ कांट सी। अब देखो ऑपरेटिंग रेशो होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन नेट सेल्स। अब जब आप गुड्स को खरीदते हो क्रेडिट पे, ठीक है, अब आपने इसमें सेल्स पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऑलराइट। अब जो आपने गुड्स खरीद लिए तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू में क्या होगा, ये होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। व्हेन यू इंक्रीज योर परचेज, आपके कुछ गुड्स खरीदे गए तो परचेज आपकी इंक्रीज हो गई, लेकिन क्योंकि आप ये एंड में बता रहे हैं ना हमें, तो आपका स्टॉक भी डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अभी सेल तो किया नहीं है, आपने सिर्फ खरीदा है। सो अगर आपने परचेज कर दिया और सेल नहीं किया तो आपके परचेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही इंक्रीज हो गए। तो एज सच जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, इट इज़ नॉट अफेक्टेड एट ऑल। तो आपके रेशो में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो वो ये कह देते हैं कि आपने गुड्स परचेज़ किए सपोज 10,000 के ऑन क्रेडिट और उनको सेल कर दिया आपने 15,000 पे। अब क्या होता है, अब आपके सेल में इंक्रीज़ हो जाता प्लस 10,000। यहाँ क्या होता, परचेज़ आपकी 10,000 की है और क्लोजिंग स्टॉक आपका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि आपके वो सेल हो गया है, ठीक है। तो आपका ओवरऑल कॉस्ट में भी इंक्रीज़ हुआ, सेल में इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई और सेल भी बढ़ गई, बट क्योंकि आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें 10,000 का इंक्रीज़ है, डिनोमिनेटर में 15,000 का इंक्रीज़ है, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है तो वो रेशो को डाउन करेगा। सो इस केस में हमारी रेशो डिक्रीज़ हो जाती है। रेशो ऑपरेटिंग रेशो डिक्रीज़ होने का मतलब है बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है, और वो आप देख भी रहे हो कि 10,000 का स्टॉक खरीद के 15,000 में सेल कर रहे हो, तो आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ना, आप ज़्यादा प्रॉफिट बना रहे हो। सो हमें रेशोज़ को जब एनालाइज करना होता है, उनके इफ़ेक्ट्स देखने होते हैं, सो वील हैव टू सी द कंपोनेंट्स, और उन कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप चेक करते हो दैट आवर रेशो विल इंक्रीज़ और डिक्रीज़। कोई भी रेशो जो होती है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से बनती है। अब रेशो पर इफ़ेक्ट कैसे मेजर करते हैं, अगर आपकी रेशो अबव 1 है, अबव 1 का मतलब 100% से ऊपर कह दो, सो न्यूमरेटर में अगर इंक्रीज़ होगा तो रेशो में इंक्रीज़ होगा, न्यूमरेटर डिक्रीज़ होगा, रेशो डिक्रीज़ होगा, डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होगा तो रेशो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ गया। मान लो आपकी रेशो 1/1 है, आपने डिनोमिनेटर डबल कर दिया तो रेशो अपने आप डाउन हो गई ना, और डिनोमिनेटर इंक्रीज़ होने का मतलब क्योंकि आप इससे डिवाइड कर रहे होते हो तो इसका मतलब होता है कि रेशो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये न्यूमरेटर रेशो से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, डिनोमिनेटर इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, रिवर्स रिलेशन होता है, बट ये तब है जब रेशो बड़ी होती है आपकी। बट अगर रेशो आपकी 1 से कम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर ऑलरेडी ज़्यादा है, तो इन दैट केस फिर ये रिलेशन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा हमें रिलेशनशिप समझने होते हैं रेशो के चेंजेस में। जब आप ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि आपकी रेशो इंक्रीज़ हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इसमें वैल्यूज़ पुट करके देख सकते हो।
आपके रेशो 80% है। 80 का मतलब न्यूमरेटर 80, डिनोमिनेटर 100, तो ये आपकी ऑपरेटिंग रेशो है। अब आप इसमें कोई भी जो चेंज कहा है ना वो करके देख लो, और ऑब्वियसली जो फिगर लोगे वो इसमें थोड़ा सा आप इसके कंपैरिजन में कम लेना। जैसे परचेज ऑफ स्टॉक है, मैं 10 ले लेती हूँ, तो यहाँ मेरा +10 -10, तो 80/100 हो गया। अब अगर मैं 10 रुपीज़ का स्टॉक 15 में बेच देती हूँ तो मेरा 80 + 10 कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन ये मेरा जो सेल है वो भी 115 हो गया। That is it for the day. So stay learning, stay practicing, stay smiling. Thank you.